बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का तीसरा टॉपिक है बुल्ले शाह सरकार, जिनका असल नाम था सैयद अब्दुल्ला, और उन्हीं को फिर बुल्ले शाह कहा जाता है। ये उच्च गिलानिया के थे, और ये बहावलपुर वाला एरिया है। इसके अंदर भी सेम आपने वही करना है कि जो इनके अशार की तशरीह आपको करने के लिए आएगी, अगर आपने इनको सेलेक्ट किया करने के लिए। अदरवाइज तो मेन चांसेस होते हैं बाबा फरीद और शाह हुसैन में से शायर पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपको ये चार शायर हमने याद करने हैं, तो ये हमारे तीसरे शायर हैं कदीम शायरी के। इनके लिए भी सेम वही फार्मूला है कि आपने इनका तारुफ याद करना है 2 पेज का, और उसके बाद जो अशार आपको तशरीह के लिए आएंगे, उन अशार की आपने सब हेडिंग निकालनी है और उनकी तशरीह करनी है। और उसके बाद तीसरा काम ये करना है कि इनके जो अशार आपने याद किए होंगे, वो अशार आपने एज ए रेफरेंस आपने उन शेयरों की तशरीह के अंदर कोड कर देना। तो ये इस पोर्शन को सॉल्व करने के सिर्फ 3 ही स्टेप्स हैं हमारे पास, और तीनों चीज़ों को मैं पहले 2 लेक्चर के अंदर ही बड़ी तफसील के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब हम उच्च गिलानिया ते सैयद अब्दुल्ला शाह दा तारुफ, ये हमारी पहली हेडिंग होगी। वसनीक उते चाती खानदान दा जिक्र, मुढ़दी तालीम ते रूहानी उस्ताद, मुढ़दी तालीम बेसिक एजुकेशन, बुले शाह सरकार दी शायरी, वसाल जय मदफन ते खिलाफत। अब उनके जो अशार हम जिनकी तशरीह करके मैं आपको दिखाऊंगा, उनमें से ये 3 सब हेडिंग हमने निकाली, और तीसरी लास्ट बात हमने कर दी मुकदी गाली, यानी कि कंक्लूजन हमने कर दिया। अब जाहिर बात है, आपको पेपर के अंदर 4 या 6 या 8 शेर आ सकते हैं, तो आप ये जो आपकी ये सब हेडिंग है, ये एक्सपेंड करेंगी। आप ये तो मैंने एक शेर आपको करके यहाँ पे अटेम्प्ट दिखाया है, बाकी जो शार हैं उनकी आपने इसी तरह से तशरीह करनी है। उच्च गिलानी ने सैयद अब्दुल्ला का तारफ, आप दा असल नाम सैयद अब्दुल्ला सी अल मरूफ बुले शाह खवांदे सन। वसनीक उते चाती उच्च गिलानिया बहावलपुर। आप उच्च गिलानिया ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 1680 ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵਾਲਦ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕਵਾਲ ਆਏ। ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪਾਂਡੋਕੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਮਸੀਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਵਫਾਤ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਕਸੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਤਾਰੁਫ, ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਂ ਸਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਰਵੇਸ਼ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह। आप दा सिलसिला नसब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह नाल मिलता है। मुरली ते रूहानी तलीम, आपने मुरली तलीम अपने वालद को लई ते मगरों फारसी अरबी दी तलीम अंदरून कोट कसूर ते मशहूर खतीब हाफिज गुलाम मुर्तजा कसूरी, जेड़े के वारिस शाह सरकार दे भी उस्ताद सन, उन्हां कोलों हासिल कीती। ते लाहौर आना पिया इन्हां नूं। लाहौर आ गए ते अपने मुर्शद शाह अनैत कादरी जेड़े के अराई सन, ते एह खुद सैयद सन। ते एक बड़ा मशहूर है कि सैयद हो के ते ना अराई नी बैत की। मरीज हो गए। इस बैद उत्ते आप दे टब्बर नूं एतराज है। टब्बर मतलब कि आपकी फैमिली को एतराज हुआ। आख्या जाता है कि एक बारी शाह अनायत नाराज होए ते आपको गुरु बन के लाहौर आके नच के अपने मुर्शद नूं मनान लग पे। बुल्ले शाह दी शायरी, आप दी शायरी ਵਿੱਚ काफी सी अरफी अठवारा बारह माह दौड़े मिलते हैं। ये फन है, ये डिफरेंट टाइप्स हैं शायरी की, जो शोरा जो है वो करते हैं। अब काफी का मैं बता नहीं सका शाह हुसैन के टाइम पे। तो शाह हुसैन ने काफी लिखी है। बाबा फरीद ने श्लोक लिखे हैं। श्लोक की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी थी कि एक अल्लाह का बंदा, एक अल्लाह का वली, जो कि अपनी शायरी के अंदर अल्लाह ताला की बातें करे, इस्लाम की बातें करे और अखलाकियात की बातें करे, उसको कहते हैं श्लोक। और काफी कहते हैं ये लफ्ज निकला है वकफा बिल्ला हो, कि हमारे लिए कुरान पाक की ये आयत का एक हिस्सा है कि हमारे लिए अल्लाह काफी है। ये वहां से निकला है। और काफी के अंदर भी अल्लाह का जो बुजुर्ग है वो ये शाह हुसैन ने लिखी है, बुल्ले शाह सरकार ने काफियां लिखी हैं, और इनके अंदर भी अखलाकियात और इस्लाम की बातें की जाती हैं। सी अरफी, आपको यहाँ से इसका मीनिंग पता चल रहा होगा। सी कहते हैं 30 को, 30 को हरफी, इनके वर्ड्स 30 वर्ड्स। तो इसमें इसके अंदर सबसे पहले शायर अपना जो पहला शेर लिखता है वो अलिफ से लिखता है, फिर बे से लिखता है, फिर पे, यानी कि जितने भी हरूफ तहज्जी हैं उनको तरतीब के साथ एक एक शेर या दो दो शेर उसके हिसाब से लिखे जाते हैं। अठवारा, यानी कि शायरी की, पंजाबी शायरी की ऐसी सिंध जिसके अंदर अठवार के ऊपर आप लिखते हैं, यानी कि 8 8 वार, यानी कि 8 हिस्से किए जाते हैं दिन के। ये गांव के बंदे जो वो इजीली इसको समझते हैं, और उनके ऊपर वो शायरी करते हैं। 12 माह, यानी कि सौन भादरों चेतर, इनके ऊपर शायरी की जाए तो उसको 12 माह कहते हैं। दोहड़े, जिसमें आप अपने दर्द को बयान करते हैं। तो ये शायरी जितनी भी थी, ये सारी टाइप से हम बुल्ले शाह सरकार ने की, लेकिन इनकी जो वजह शोहरत थी वो काफियां थी। वसाल जाए मसफन ਦੇ ਖਿਲਾਫਤ, आपने ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਤ ਪਾਈ ਸਨ 1757 ਵਿੱਚ। ਜੰਗੇ ਪਲਾਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀफ है, ਤੇ हर साल गद्दी नशीं मस्ताना साईं दी औलाद मेला करवाती है। अब ये हमारा 3 में से 1 हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने शायर का तारुफ जो है वो 5 नंबर, 4 से 5 नंबर की, ये मेरी अपनी डिवीजन है, हमने वो एग्जामिनर को दिखा दिया हेडिंग्स बना के। रांझा रांझा कर दे, नहीं मैं आपे रांझा ही सदो नहीं दी दो, रांझा हीर ना आखो कोई। अब ये शेर हमें पेपर के अंदर आ गया। अब हम इसकी तशरीह करने जा रहे हैं। बुल्ले शाह सरकार की शायरी का अंदाज खालस
ਆਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾत ਦੀ नफी कर दे विखाली देंदे ने, आशिक दा मशूक दे रंग विच रंगना। ये एक हेडिंग है, हमने इसी शेर में से निकाली। ये हमारी सेकंड अप्रोच है। पहला शायर का तारुफ लिखना, सेकंड नंबर पे जो शेर हमें आए हैं तशरीह के लिए, उनमें से हमने हेडिंग्स निकालनी होती हैं। तो ये शेर पढ़ के आपको ये हेडिंग जहन में आ सकती है, आशिक दा मशूक दे रंग विच रंगना। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रांझा रांझा कर दे नहीं मैं आपे रांझा, यानी कि मैं अपने महबूब का नाम लेते लेते मैं खुद ही वो बन गया हूँ। इस शेर ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਫਨਾਹ ਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਦੇ इश्क ਦੇ ਵਿੱਚ फनाह कर चुके हैं। हीर रांझे का वाकये की तफसीली वरतों। अब इसी शेर के अंदर देखें, सेकंड हेडिंग हमने निकाल ली कि यहाँ पे उन्होंने तमसील दे के, मिसाल दे के अपनी शायरी के अंदर एक फन दिखाया है। तो ये भी एक शायरी का फन है कि आप सूरज की बात कर देते हैं, आप चांद जैसा कह देते हैं अपने महबूब को। तो यहाँ पे उन्होंने अपने महबूब के लिए हीर रांझे का जो किस्सा था ना, वो उन्होंने मिसाल के तौर पे दिया है। तो ये सब हेडिंग हम निकाल देंगे। हीर रांझा एक यह जी दास्तान है कि ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ੂਕ ਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਫਨਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਮਸ਼ੂਕ ਦੀ ਯਾਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਮਸ਼ੂਕ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਹੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ मुर्शद याद ना होते हों। ये शेर जो था एक हमने एज ए रेफरेंस यहाँ पे कोट करना है। ये हमने याद किया होगा, वो जो मैंने आपको फार्मूला बताया कि बुल्ले शाह सरकार, शाह हुसैन, बाबा फरीद और सुल्तान आरफीन के 8-8 दिए 10-10 शेर आपने याद कर लेने हैं। पहला स्टेप आपका शायर का तारुफ लिखना, दूसरा स्टेप जो अशार पेपर में आएंगे उनको उनमें से हेडिंग्स निकालना और उनकी तशरीह करना, और तीसरा स्टेप आपने हेडिंग्स जब एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो उसके अंदर आपने जो 10-10 शेर इनके याद किए होंगे वो आपने एज ए रेफरेंस कोड करने। बुल्ले ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਨ ਆਈਆਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪਰਜਾਈਆਂ, ਆਲੇ ਨਬੀ ਔਲਾਦੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੀਕਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੰਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈयद ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਮੰਨ ਲੈ ਬੁੱਲਿਆ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਪੱਲਾ ਅਰਾਈਆਂ, ਇਨਕੇ ਅਰਾਈ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇ ਜੋ ਇਨਕੇ ਮੁਰਸ਼ਦ थे। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਅਕੀਦਤ ਦੀ ਹੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ शायरी ਵਿੱਚੋਂ रुड़ती बखाली देती है। तो ये एक शेर मैंने आपको अटेम्प्ट करके दिखा दी है। इस तरह से आपको अगर 3 शेर आते हैं, 4 आते हैं, तो आपने इस तरह से उनमें से हेडिंग्स निकालनी है और अब ये प्रैक्टिस करें और मुझे ये शेयर करें व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैं आपको एवेलुएट करके उसका फीडबैक दे दूंगा। इसके अंदर भी आपने ये 3 काम ही करने हैं। इस पूरे कदीम शायरी के अंदर 4 जो शेर हम शायर तैयार करने हैं, उनके 3 काम आपने करने हैं कि उनका तारुफ, उनके अशार में से हेडिंग्स निकालना आपको आनी चाहिए। ये फन है, ये स्किल है, जितनी जल्दी आप सीख जाएंगे तो आप अच्छा पेपर अटेम्प्ट करें। और तीसरा काम कि आपने इनके 10-10 शेर जो है वो याद करने हैं। अब हम आज अपना अगला टॉपिक भी पढ़ते हैं, सुल्तान और आरिफीन वाला। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा कदीम शायरी में से। और इसमें आप देखें कि ये हमारे पास, हाँ जी, सुल्तान और आरिफीन का तारुफ। अब हमने पेपर के अंदर सुल्तान और आरिफीन के शार आ गए, तो अब हम उनको किस तरह से करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। सुल्तान और आरिफीन का तारुफ ये आपने सेम उसी फार्मूले के तहत जो हमने बाबा फरीद, शाह हुसैन और बुल्ले शाह सरकार के लिए यूज़ किया कि हमने इनका तारुफ पहले 5 नंबर के लिए लिखना है। उसके बाद उनके मैंने शायद 2 शेर अटेम्प्ट किए हैं, 2 मैं आपको दिखा दूंगा। उनकी हेडिंग्स जो हैं वो हमने खाका के अंदर, आउटलाइन के अंदर इस तरह से मेंशन कर दी हैं। सुल्तान आरफीन दा तारुफ। सुल्तान आरफीन दा असल नाम बाहू सी, वसनेक उत्ते चाती। वसनेक मतलब कि उनकी रहायश कहाँ से थी, रहने वाले कहाँ से थे। सुल्तान बाहू शोरकोट जिला चंग दे एक पिंड अवान ਵਿੱਚ 1628 ਨੂੰ ਜੰਮੇ ਸਨ। खानदान का जिक्र प्यो का नाम हजरत बाज़ैद रहमतुल्लाह अलैह। आप दा सिलसिला नसब 30 नस्लों तो इनके 30 जनरेशन से हजरत अली अलैहिस्सलाम के बेटे अमीर जुबैर नाल मिलता है। अमीर जुबैर की औलाद विचों अमान शाह ने सदात की मदद की थी, जिस पारों अमान शाह की औलाद ਨੂੰ अवान आख्या जाता है। सरकार की मुढ़ली तलीम, आपने अपनी मुढ़ली तलीम अपनी वालदा मोहतरमा
راسی बीबी को हासिल की थी, फिर बगदाद दे हजरत हबीबुल्लाह कादरी को इलम लिया ते मगरों दिल्ली दे हजरत पीर अब्दुल कादर कादरी को हदीस फिका तफसीर ਦਾ इलम हासिल ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ, ਇਹ ਦੌਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫਨ ਤੇ ਇਲਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਅਮਰੋੜ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਂਘ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ था ਉਸਨੇ 50,000 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਥੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਨੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ 140 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਨਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। इन्हों विचों 30 किताबां अजय भी मिलती हैं। आप चंद बुक्स के नाम यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे लिख दें। मजालसतुन नबी, ऐनुल फुकरा, मौकुल फुकरा, हुज्जतुल असरार, मुबदल असरार, कशफुल असरार। पर आप दी शोहरत निक्की जी किताब सी हरफी बनी। सी हरफी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है बुल्ले शाह सरकार के टाइम पे कि सी हरफी यानी कि 30 वर्ड्स। आप क्या करेंगे कि पहला जो शेर है वो अलिफ से लिखेंगे, दूसरा शेर बे से, तीसरा शेर पे से, इसी तरह आप छोटी ये और बड़ी ये तक जाएंगे और आप 30 हरूफ तहजी से 30 शार जो है वो ये 30 बंद लिखेंगे। इस फन को कहते हैं सी अरफी लिखना। हू दा मुड रखने वाला शायर, आप दी शायरी विच हू ने ए जिहा रस गोलिया कि सुनन वाला तमाल पान बिना नहीं रह सकता। हू दा मतलब अल्लाह, अल्लाह ताला दे नाल। सी अरफी अबियाते बाहू वजह शोहरत, आपने सी अरफी विच 30 हरूफे तहजी नाल बंद लिखे जिन्हां दी तादाद 200 है। ਸੋਹਣੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਅਲਫੀ ਨੇ 1691 ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਸੋਹਣੇ ਵੱਲ ਟੋਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਗੜ ਮਹਾਰਾजा तहसील अहमदपुर सियाल जिला चंद में है। अब ये वही फार्मूला के 2 पेज आपने शायर के तारुफ के लिखने हैं। अब यहाँ तक अगर आपने मेरी ये पिछले लेक्चर सारे सुने हैं तो आपको पता चल गया होगा कि बाबा फरीद, शाह हुसैन, बुल्ले शाह और सुल्तान आरफी, ये चारों शायरों के 2-2 पेज के तारफ आपके पास पहुंच चुके हैं। आपने इनको रट्टा लगा लेना है। उसके बाद आपका सेकंड काम जो आपको फन आ गया कि जो शेर आपको पेपर में आए होंगे आपने उन अशार में से हेडिंग्स निकालनी है और हेडिंग निकाल कर उनकी तशरीह करते हैं। तो यहाँ पे चौथी दफा हम ये प्रैक्टिस करते हैं। इश्क दी बाह हड्डियां दा बालन आशिक बैस कहते हो गद के जान जिगर विच आरा वेख कबाब तलेंदे हो। ये शेर हमें पेपर के अंदर आ गया। अब इसकी हम तशरीह करेंगे। ਸੁਲਤਾਨ ਆਰਫੀਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਥਾਂ ਥਾਂ ਝਾਤੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮੰਜ਼ਰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਪੈਂਡੇ मुकांदियां मुक जाता है। आशिक बनने की बड़ी कीमत, ये एक हेडिंग मैंने यहाँ से निकाली इस शेर के अंदर से। यानी कि इश्क दी बा बा कहते हैं आग को, हड्डियां दा बालन, यानी कि जो इश्क की आग है उसके लिए आपको लकड़ी का बालन नहीं चाहिए बल्कि आपको हड्डियां दा बालन चाहिए। तो आशिक बहस कहते हो और आशिक बैठ के उसको सेकते हैं। गद के जान जिगर बेचारा वेख कबाब तो लेंदे हो। अब इसके पीछे एक स्टोरी है जो आपको तशरीह के दरमियान समझ आ जाएगी। सुल्तान बाहू होरी इस शेर विच फरमाते ने कि आशिक बनने का दावा करना सौखा है पर इश्क की राह बड़ी कुर्बानी मंगती है। तो ये काम वड्डे लोगों दे ने। माड़ा बंदा इस राह जोगा नहीं। इस राह विच टुरन का मतलब है अपनी हड्डियां का पालन बनने बराबर। सोनी माईवाल की नवेकली संगत। अब ये किस्सा है हमारे पास, एक फोक दास्तान है, लोक दास्तान सोनी माईवाल। और जो माहीवाल था उसने अपने जो पट का गोश्त था, जो फीमर एरिया का उसका जो थाई का गोश्त था, वो उसने चॉप करके उसके कबाब बना के सोनी को पेश किए थे। तो ये उन्होंने अपने शेर के अंदर इस किस्से की तरफ, इस वाक्य की तरफ, गत के जान जिगर विच आरा वेख कबाब तलेंदे हो, ये उन्होंने सोनी माहीवाल की बात की है। इस शेर में सुल्तान आरफी ने तारीखी इश्क की मुहब्बत की दास्तान सोनी माहीवाल वाला इशारा किया है जो सोनी दरिया चनाब ਨੂੰ ਕੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, यानी गड़े की मदद के साथ पार करके माहीवाल ਨੂੰ मिलन ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ अगों चनाब ਵਿੱਚੋਂ दरिया चनाब में से वो मछली पकड़ के सोनी को खिलाता था। एक रात वो मछली ना फड़ सकिया ਤੇ सोनी ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ इश्क ਦਾ इम्तिहान ਦੀ घड़ी आ गई। लिहाजा मछली फड़ी ना गई, सोनी जी छेती आ गई। तो सोनी को अब कुछ ना कुछ उसने खिलाना था तो उसने अपने थाई का गोश्त खुद अपने हाथ से काटा और उसको चॉप किया और उसके कबाब बना के सोनी को खिला दिए। अब इसमें एक शेर हम रेफरेंस के तौर पे लिख रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि 8-8 या 10-10 शेर आपने इनके याद कर लेने हैं। वो आपने अपनी तशरीह करते हुए एज ए रेफरेंस आपने कोट कर दें। वहदत दा दरिया इलाही जिथे आशिक लेंदे तारी हूँ, मारन टुबियां कड्डन मोती आपो अपनी वारी हूँ। और जिस शायर के शायर की तशरीह कर रहे हो उसके अंदर उसी के शेर लिखें। ये भी अक्सर बच्चे पूछते हैं कि जी हम कोई और शेर कोड कर दें जो उसके रेलिवेंट हो, तो ये मैंने तो काम नहीं किया, आप भी काम ना कीजिए। जिगर दा आरे नाल इम्तिहान, इश्क दी राह बड़ी औखी, ये तीसरी हमारी सब हेडिंग हमने उस शेर में से निकाल दी। औखी ये माशूक आशिक दे ए जे इम्तिहान लेंदा है कि जिगर दा खून भी इस राही लुढ़ जाता है। दुनिया उत्ते इश्क ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ जन्नत ਛੱਡੀ नहीं पई ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ने पुत्र ਦੇ गले उत्ते छुरी रख छड़ी। ये हम बात कर रहे हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की।
ਤੇ ਕੋਈ 6 ਮਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਤੀਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਚਿਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪਾਤੇ ਹੂ, ਲੂ ਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਜ਼ਬਾਨਾਂ, ਉਹ ਫਿਰਦੇ गुंगे बाद। ये वही शेर जो 8 या 10 आपने खुद से याद किए होंगे, ये एज ए रेफरेंस आप यहाँ पे कोट कर रहे हैं। सरगर्दा ये फिर शेर, हाँ सेकंड शेर जो हमें पेपर में आया उसकी हम तशरीह कर रहे हैं। सरगर्दा फिरन हर वेले खून जिगर दा पींदे हो, होए हजारां आशिक बाहु इश्क नसीब किंदे हो। इस शेर में सुल्तान आरफीन ने ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਦਾਅ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਨਸਬ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਮਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੰਧ ਅੱਗ ਦਾ ਦਰਿਆ, ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਦਾ ਖੂਨ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ पागला वांगू नाश्ता पाइदा है जो किते उसनु सुकून आ जाए। अब ये हेडिंग हमने निकाली उसी शेर के अंदर से। एक और हेडिंग निकाली, आशिक दा मनसब मन जाना बे खुदा, यानी कि जो आशिक बनता है वो अल्लाह ताला उसको अता करता है। सुल्तान रफीन की नज़र में आशिक दा रुतबा पाने वास्ते इस ते नीली छतरी वाले दी खसूसी इनायत होना जरूरी है। इस धरती उत्ते कई आशिक झूठे बने फिरदे ने, जिवें एक होर थां फरमांदे ने, पीर मिलिया जे पीड़ ना जावे, यानी कि पीर मिलिया अगर थोड़ा दर्द ही ना जावे, उसनु पीर की दरना हो। मुर्शद मिलिया अरशाद ना मन नू, वो मुर्शद की करना हो। ये शेर आपने याद किया हुआ था और आज एज ए रेफरेंस आपने यहाँ पे कोड कर दिया। आशिक ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭੇ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਔਲਾਦ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਚੋਖਾ ਚਾਹਵੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਫੀ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਉੱਤੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ इश्क दी राह औखी थे, आशिक दा मकाम होता है। अब ये देखें, मैंने दो अशार जो हैं वो आपको तशरीह करके दिखाए हैं। आपने अब ये प्रैक्टिस करनी है और मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना है अपनी फाइल बना के, कि आपका जो पेपर 2019 का या 20 का कोई भी पेपर अटेंड कर लें जिसके अंदर आपको सुल्तान बाहू के अशार पूछे गए हों, आपने शायर का तारुफ लिखना है। उसके बाद आपने 8-10 शेर इसके याद करने हैं और वो आपने याद रखने हैं, और जो अशार आपको पेपर के अंदर आएंगे उनमें से आपने हेडिंग्स निकालनी है। ठीक है, हेडिंग निकाल के आपने तशरीह करनी है, और जो शेर आपने 8-10 याद किए होंगे वो आपने एज ए रेफरेंस उसमें कोड करने हैं।